ओम शांति, नमस्कार। स्वागत है आपका एक मुलाकात में, जहां विशेष बात होती है हर बात। क्योंकि हमारे साथ इस शो में होते हैं सदा ही विशेष मेहमान, जिन्होंने जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है, जिन्होंने दौड़कर अपनी मंजिलों को छुआ है। और ऐसी ही विशेष मेहमान हमारे साथ हैं भारत की जानी मानी धाविका नीलू मिश्रा जी। इतने मेडल हैं कि उनके पास सैकड़ों की जो है वो गिनती पार हो चुकी है। 78 राष्ट्रीय मेडल, 28 अंतर्राष्ट्रीय मेडल, और आपने भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता है। भारत के तिरंगे को विदेशों में लहराया है। ऐसी भारत की जानी मानी धाविका नीलू मिश्रा जी का आइए स्वागत करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके इस महान जीवन से कुछ प्रेरणा पाते हैं। स्वागत है नीलू मिश्रा जी आपका गॉलीवुड स्टूडियो के इस शो में एक मुलाकात में। ओम शांति। ओम शांति जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? मेरी लाइफ का शायद एक कहते हैं ना लिस्ट बनाते हैं कि मेरा टारगेट ये है, तो कहीं न कहीं मेरे दिल में जैसे दौड़ने की मेरी इच्छा होती थी, दिल में एक इच्छा ये भी थी कि मैं यहाँ पे आऊँ ओम शांति और ब्रह्म कुमारी को सुनूँ और उनको जानूँ, समझूँ और उनकी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैं लूँ। हम इस स्टेज पे हैं और इस कैंपस में हैं, तो मुझे विशेष प्रकार की अनुभूति हो रही है जिसको मैं शब्दों से नहीं बोल सकती। तो नीलू बहन, यहाँ आके कुछ स्पीड कम हुई, कुछ रिलैक्स हुए? क्योंकि दौड़ा तो आपने बहुत है और ये धरती तो बहुत रिलैक्स देती है, शांति देती है, सुकून देती है। तो ब्रह्मा कुमारीज़ के मुख्यालय में आकर आपको और क्या-क्या सुंदर अनुभूतियाँ हुई? बिल्कुल, सच में जिसे कहते हैं ना कि शांति और मुझे ज़रूरत भी थी। एक अभी मैं 50 प्लस एज ग्रुप में इंडिया के लिए खेल रही हूँ, तो 50 साल का जो दौर था, सिर्फ़ भाग-दौड़, स्ट्रगल और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी। लेकिन अब एक स्टेबिलिटी आ गई है कि मैं 100 प्लस जब मुझे मेडल्स मिल गए इंडिया के लिए, तो बहुत सुकून मिला और उस सुकून को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे ब्रह्म कुमारी में आने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उस सुकून को मैं सच में ये समझ के फ़ील कर रही हूँ कि जितनी एनर्जी मेरी गई थी 50 सालों में, मैं दोबारा रीगेन अपनी एनर्जी को वापस ले जाके नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ और बेहतर करूँगी। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो हमारी तो बहुत शुभकामनाएँ हैं जी, आप हमेशा ही और अच्छा जी, करते बिल्कुल। रहे। तो कैसे आपने ये सफ़र शुरू किया दौड़ का? ये बहुत लंबी कहानी है और मैं 38 इयर्स हो गए मुझे दौड़ते हुए। लोग कहते हैं ना 2 साल, 4 साल एक खिलाड़ी जो पीरियड होता है दौड़ने का 5 से 10 साल। लेकिन मुझे 38 से 40 साल हो रहे हैं। ये शुरुआत थी जब 1982 में पीटी उषा ने देश के लिए मेडल जीता। एशियाड में बहुत सारे मेडल उनके आने लगे। तो हर रेडियो में, हर समाचार पत्र में पीटी उषा ऐसे करके नाम लिए जाते थे। और फिर उसके बाद एक दूरदर्शन पे सीरियल आता था, एक फ़ादर अपनी बेटी को पीटी उषा जैसा बनाना चाहता था। तो ये देख के मुझे लगा कि मैं अगर नॉर्मल पढ़ाई करूँ या नॉर्मल लाइफ़ जिऊँ, एक रूटीन में जैसे रहूँ, तो शायद मुझे मेरी कोई पहचान ना मिले या फिर कोई ऑफ़िसर भी बन जाऊँगी तो मैं अपनी ज़िम्मेदारियों में ही रहूँगी। वो पहचान नहीं मिलेगी जो मुझे दौड़ के मिलेगी। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने स्कूल में खेलने को सोचा, लेकिन छोटे थे, हाइट कम थी तो मुझे मौका नहीं दिया। मेरी एक फ्रेंड एक दिन अचानक से मेरा हाथ पकड़ के लेके गई उस खो-खो की टीम में और जब मैं खेलने लगी तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। तो एक शुरुआत वहाँ से हुई, फिर 1-2 साल बाद मेरी मदर टीचर थी, उनको भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, जो कि टीचर्स को हर साल 5 सितंबर को मिलता है। जी। सारे शिक्षकों का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थी, बहुत खुले विचार की थी, एजुकेटेड थी और बेटी और बेटे में उन्होंने कभी फ़र्क नहीं समझा। तो जब मैंने खेलने को बोला तो बोली, "हाँ बेटा खेलो।" उनके परमिशन से मैंने स्कूल लेवल पे इंटर स्कूल पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट इवेंट था हर्डल और मेरी हाइट से ज़्यादा ऊँचा हर्डल था। मैं दौड़ी अच्छा दौड़ी थी लेकिन लास्ट के 2 हर्डल के पहले मैं गिर गई। तो बहुत आराम से कोई बात नहीं गिर गए वापस घर आए। तो मम्मी ने एक ही लाइन कही, "बेटा आप गिरे हो, अब ज़िंदगी भर तुम सँभल सँभल के चलना सीख जाओगे। ये गिरना तुमको हार नहीं था, ये तुमको हमेशा आगे कुछ भी करने जाओगे तो ये जो हर्डल्स मिल रहे हैं, ये हर्डल्स गिरने वाला हर्डल, तुमको सँभाल के रखेगा, फिर ये गलती नहीं करोगे।"
ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी कि आप अगर कुछ भी किसी भी दौड़ में दौड़ रहे हैं कुछ मुकाम पाने के लिए और कभी गिर जाएँ तो कोई मोटिवेट कर दे अगर ये कि बिल्कुल। गिरना गिरना नहीं है, गिरना सँभलना है। संभलना और दोबारा वो मिस्टेक नहीं करना है। जी, तो फिर उसके बाद से तो मुझे इन बातों से पंख मिल गए। मैंने बहुत सारे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट किया और मेरे फ़ादर को बहुत पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि मैं ऑफ़िसर बनूँ या फ़िल्म में हीरोइन बनूँ। कि एक ब्राह्मण फैमिली और कभी घर में स्पोर्ट्स नहीं हुआ, कोई लड़की खेली नहीं, तो उनको डर लगता था कि समाज में कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जी। लेकिन माँ का हमेशा सपोर्ट था, उन्होंने हम हर रास्ते पे साथ दिया। चोरी-चोरी प्रैक्टिस के लिए भेज देती थी, मतलब फ़ादर आते थे, घर में कभी-कभी ताला बंद हो जाता था कि नहीं ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, बाहर खेलने गए हैं, तो घर में एंट्री नहीं मिलेगी। मैं क्या करती थी पीछे से पेड़ पे चढ़ के और दरवाजे से आँगन पहले होता था, आँगन में कूद के घर में लगता था, काम करने लगे थे, फ़ादर को लगता कहीं गई नहीं है, घर मतलब में है। शरीर आपको एथलेटिक मिला ही हुआ था पहले, मिला ही दौड़ने था, के लिए पेड़ पे चढ़ तैयार था। जाना, ऊपर लड़कों से चैलेंज कर लेना, 12-12, 15-15 फीट ऊपर से जंप करके। मतलब वो खून में था कि मुझे ऐसे करेंगे घर में। एक सबसे मज़ेदार बात थी कि मेरा घर था, एक दूसरे घर की बाउंड्री थी, दोनों के बीच में अंतर था। तो कुछ दिनों तक कहीं जाने को नहीं मिला, तो अपने ऐसा पिलर था, पिलर से चढ़ के दूसरे के छत पे जाते थे और वहाँ से लॉन्ग जंप करके छलांग लगाते थे। ये नहीं डर लगता था कि बीच में गली है। तो ये एक पैशन मेरे था अंदर कि इस तरह की मुझे लाइफ पसंद थी और मैंने शादी मेरी 95 में हुई और करीब 12 से 13 नेशनल मैंने खेला। स्टेट रिकॉर्ड बनाया यूपी का 12 सेकंड का, इंटर यूनिवर्सिटी का जो कि आज भी है, कोई जी, तोड़ नहीं पाया और उसी साल मेरा इंडिया टीम में कैंप में सिलेक्शन हुआ। वेस्टर्न रेलवे मुझे अडॉप्ट किया, लेकिन हो ईश्वर का होना कुछ और था। मैं ऑल इंडिया खेलने गई थी, मेरी फादर इन लॉ विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स में सेक्रेटरी थे, तो जी, वही बाई चांस टीम लेके गए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम अपने फादर को भेज दो, कुछ बातें करनी है। डैडी मेरे आए, तो उसी समय मेरे हस्बैंड शिप से आए थे पहली बार, तो वो ऐसे ही गमछा-वमछा लगा कर के दरवाज़ा खोले तो डैडी को दिख गए। मतलब हस्बैंड की हाइट, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो देखे और घर में आके चाय-पानी पीने के बाद ये बात हुई कि आपकी लड़की बहुत अच्छी है, संस्कारी है, मुझे अपने बेटे से शादी करनी है। और कुंडली मिली, आधे घंटे के अंदर एंगेजमेंट, कुछ भी नहीं पूछा गया, बस ये बोला कि शादी होगी, खेलना। शादी हुई, मेरा फादर थोड़ा-सा बीमार रहते थे, पैर में प्रॉब्लम थी तो छड़ी लेके चलते थे और मदर इन लॉ वो भी स्कूल में टीचर थी। नंद थी, हस्बैंड 6 महीने शिप पे, 3 महीने यहाँ। तो घर ऐसे था कि सब कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था उस घर को समेटने वाला। तो शादी के बाद जब मैंने कहा कि मुझे खेलने जाना है या एनआईएस करना है कि ठीक है खेल नहीं सकते तो एज़ अ कोच बन जाएँ। तो ससुर जी ने मेरे कहा कि देखो अच्छा नहीं लगेगा पूर्वांचल में महिलाएँ शादी होने के बाद हाफ पैंट पहन के दौड़े तो कैसा लगेगा? अब तो मानो जैसे लगा कि कुछ सारे सपने चूर हो गए। मैंने समझौता किया, उसी साल मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो बस नॉर्मल लड़की की तरह जीना सीख लिया मैंने। नौकरी कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, सास-ससुर की सेवा कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं और 97 में मेरा बेटा हुआ। तो उस समय भी फ़िटनेस को लेकर के मन में रहता था कि कुछ करने को मिले, लेकिन वो ज़िम्मेदारी चलती रही। 2002-3 में मुझे बीमारी हुई, ऑलमोस्ट किडनी फेल्योर पे चली गई। फिर हार्ट में पानी चला गया था, झिल्ली था, मतलब एक्स-रे मैंने कराया तो चेस्ट का एकदम ब्लैंक व्हाइट था, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था। तो ऐसा था कि सारे ऑर्गन्स कुछ भी नहीं बचे थे। ट्रीटमेंट 2-3 दिन चला, 3 दिन भी कुछ फ़ायदा नहीं, बीपी मेरा 200 के ऊपर जा रहा था। तो हस्बैंड तो ऐसे गोदी में लेके बैठे थे कि कब ये मरे और इसको घाट लेके चले, मणिकर्णिका घाट। और देख रहे थे मेरा चेहरा, ईश्वर की कुछ दया थी, ईश्वर की कृपा थी कि उन्होंने मुझे बचाया कि नहीं ये इसको जो नहीं की है उसको करना है, जो बाकी है, जो जो सपने हैं। बाकी है। और एक बात बड़ी अच्छी पता लगती है कि जब आप अपने सपनों के लिए जाते हैं, तो हमसफ़र अपना ही जो हिम्मत है, उत्साह है, जो लगन है, वही अपना हमसफ़र होता है। स्पिरिचुअलिटी अपने आप आ जाती है जब जी, हम किसी काम को शिद्दत से या अपनी पसंद का करते हैं ना, तो उसमें हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, हमारे स्माइल, हमारे चेहरे का जो जो भी बॉडी एक्टिविटी है वो डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हम बिल्कुल, उसमें मेडिटेशन में ऑलरेडी जीने लग जाते हैं। वो मेरा मेरा मेडिटेशन था। बिल्कुल।
तो ईश्वर ने, बाबा विश्वनाथ ने मुझे डॉक्टर्स कुछ अच्छे मिल गए, उन्होंने दवा दी, 15 दिन में तो काफ़ी नॉर्मल हुए। लेकिन एडिमा हो जाता था, पैर में गड्ढे हो जाते थे ऐसे, तो ब्लीडिंग मुझे कई सालों तक लगातार हुई। मतलब अगर बात करें, नॉर्मल महिला होती तो चली जाती, हीमोग्लोबिन 3-4 पे चला गया। डॉक्टर्स ने कई अबॉर्शन भी कराए कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ भी ठीक ही नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक से 2008 की बात है, मेरे मन में ये बात आई कि कुछ खिलाड़ियों लोग से मैं मिली। ऐसे कभी-कभी मैं जब लगता था कि नहीं कुछ ज़्यादा ही बीमार हैं, तो जा कभी-कभी स्टेडियम में बैठ के देखते थे कि कभी यहाँ पे हम आ जाएँगे, वो घर से चोरी-छुपे सीढ़ी पे बैठ के स्टेडियम का ग्राउंड देखते थे, फिर चले जाते थे। तो वो एक थोड़ा-सा हिम्मत मिल जाती थी, घर पे आके खुश हो जाते थे कि हाँ, जब स्टेडियम से होके आए। तो मुझे लगा कि जब मैं पैदा हुई तो ठीक-ठाक थी, शादी मेरी हुई ठीक-ठाक, सब कुछ चला। बेटा हुआ, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम आई कहीं न कहीं बच्चे को लेके, ये मिसकैरेज हुआ और बीमार मैं पड़ी। तो ये सब कहीं न कहीं मैंने ही बिगाड़ा होगा, अब मुझे ही ठीक करना है। मैंने जब डॉक्टर से बोला, हम लोग के फैमिली फ्रेंड डॉक्टर थे, उनसे कहा मैंने कि दौड़ना चाहते हैं, तो बोले तुम मज़ाक कर रही हो, तुम्हारी बॉडी ऐसी है ही नहीं। फिर मैं जब थोड़ी ठीक हुई तो बेटा मेरा 97 का है, जब 6-7 साल 8 साल का हुआ तो मेरा मन था कि एक दूसरा बच्चा भी हो जाए, कंसीव करने का। तो डॉक्टर नीलम ओरी मैम थी, उनसे मैंने कहा कि मैम प्लान कर रहे हैं, तो बोले ऐसा मत करना, तुम्हारी बॉडी ही नहीं है कि तुम 8 महीने बच्चे को कंसीव कर सको, ताकत ही नहीं बची तुम्हारे शरीर में, और इतनी दवाइयाँ खा चुकी हो कि बच्चा अगर दिव्यांग हो जाएगा, कहाँ जाओगी? हुँ। उस इस धरती पे उस बच्चे को ला कर के, तुमको भी गिल्ट होगा, वो बच्चा भी तुमको कोसेगा। तो मैंने उस उधर से दिमाग हटा दिया कि जो मिला है उसी को मुझे अच्छा करना है। जो लिखता है ना ऊपर वाला, कुछ ना कुछ अच्छा ही लिख के भेजता है, क्योंकि जो बेटा मेरा है अभी 26 साल का है और ही इज़ अ लॉयर और इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर रहा है और यूके भी जा रहा है एलएलएम करने। तो वो बेटा अगर मैंने शादी के बाद ज़िद की होती नहीं मुझे खेलना है, घर वालों से लड़ाई, ऐसे नॉर्मली आजकल के जो लड़कियाँ मैं देख रही हूँ कि अपने पैशन के लिए थोड़ा-सा सब्र नहीं है उनके अंदर। कह सकते हैं उनको तुरंत कोई चीज़ चाहिए। वैसे मैंने भी अच्छे एथलीट बनने के लिए सब्र तो बहुत बहुत चाहिए, चाहिए तैयारी धीरज करने के बहुत लिए ना, चाहिए। 1-1 सेकंड इम्प्रूव करने के लिए 6 महीना, 8 महीना हम लोग मेहनत करते तो जाके 1 सेकंड का 10वां पार्ट भी इम्प्रूव नहीं इम्प्रूव होता होता है। कभी-कभी। तो वो मुझे जो मेडल मिला, एक तरह से मेरी लाइफ़ का बेस्ट मेडल है मेरा बेटा। खेलने के लिए जब दोबारा ये ट्रैक सूट चाहिए था, जूते चाहिए थे और मेरी हालत ऐसी थी, मैं इतनी मोटी, ऐसे मेरा चेहरा, गर्दन कुछ भी नहीं दिखता था और मतलब गोल सा चेहरा, 50 साल का फेस लगता था आज से 13 साल पहले। तो मैं सीधे दुकान पे गई तो वहाँ मैंने बोला कि मैं ट्रैक सूट चाहिए और जूते चाहिए, स्पाइक्स चाहिए, हाफ पैंट चाहिए। मेरी तरफ ऐसे देख रहा है चेहरा, बोला कि किसके लिए? तो मैंने बोला मेरे लिए। और मैं साड़े सूट-वूट पहने थे एकदम जैसे घरेलू महिला होती है, जी। तो हँसे थे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ले लीजिए। तो मैं लेके आई और अगले दिन ही मेरे कोच रामोद भैया, वो उनसे बात किया मैंने। तो बोले आओ बेटा फिटनेस कराते हैं। तो मुझे भी लगा चलो फिट हो जाएँगे और ये मास्टर्स चैंपियनशिप के बारे में मुझे पता चला, लोकल मेरे फ्रेंड्स थे और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ही होता है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थी तो वो भी एक माध्यम मिला, चलो अच्छा है, खेलेंगे तो एक इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो जब शादी हुई थी तो नहीं पता था, नहीं तो उसी समय ये चीज़ चलता रहता कि गवर्नमेंट हम लोग को 5 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा देती है अगर हम मेडल लेके अच्छा, आते हैं। ओह! तो वो लालच भी लगा कि चलो करेंगे तो डिपार्टमेंट के लोग भी खुश रहेंगे और मैंने मेहनत की, 3 महीने में 30 किलो वेट कम किया। हुँ। और बिल्कुल ये मैंने अक्टूबर में नवरात्रि के समय शुरुआत मैंने की थी और होली के पहले फरवरी लास्ट में एक नेशनल हुआ हिसार में, वहाँ मैंने एक गोल्ड मेडल लिया, एक सिल्वर और जो मेरा हाई जंप था वो एशिया का जो टाइमिंग गोल्ड का था उसके इक्विवेलेंट में था। तो वाह! उस बिहाफ़ में मेरा वर्ल्ड में चैंपियनशिप हुआ, सिलेक्शन हुआ। मैं वर्ल्ड फ़िनलैंड जुलाई में गई। अब सोचिए अक्टूबर जुलाई में फ़िनलैंड में था वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसमें 80 कंट्रीज़ आई हुई थी। उसमें मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल लिया इंडिया के लिए। तो मेरी एक शुरुआत सोचिए एक ऐसी लड़की जो चल नहीं पा रही है, 100 मीटर चलते भी थे तो थक जाते थे। अपने कोच से बोलते थे कि भैया क्या हम कभी दौड़ पाएँगे? लोग ऐसे बगल से दौड़ते हुए आते थे उनको देखते थे। तो बोले कुछ नहीं, एक बस लाइन आप याद कर रखो कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल,
सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो ऐसे शुरू हुआ, वर्ल्ड में मेडल लिया। उसी साल 2010 में एशियाड हुआ मलेशिया में। जी। एज इंडियन वुमेन टीम कैप्टन बनने का मौका मिला। एसोसिएशन ने मुझे चुना क्योंकि उसके पहले चेन्नई में एक नेशनल हुआ, उसमें मैंने इंडिया रिकॉर्ड बनाया। ऐसी एक औरत से वो लड़कियों वाला लुक आ गया। और जब मैं 100 मीटर दौड़ी चेन्नई में, तो पूरे इंडिया के पंजाब, केरल, श्रीलंका से भी कुछ लोग थे। जो हुटिंग हुई और मेरे कोच को उन लोगों ने गोदी में उठा लिया कि क्या कोच साहब क्या तराश के लाए हो, क्योंकि एक साल पहले उन लोगों ने देखा था। उस समय मैं हिसार में बहुत फिट नहीं थी। जी। ये तराश के मतलब 100 मीटर में अगर 10-12 मीटर से भी आप आगे हो तो इट मीन्स कि बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। तो वो शुरुआत हुई, एशियाड में मेडल आया, फिर 12, 13, 14, 15 हर साल मैं इंडिया के लिए खेलती रही। तो मेडल लाते और रहे। इस साल मैंने 22 मेडल जीते हैं क्या और इसमें बात! 4 इंडिया रिकॉर्ड बनाए हैं। और भी काफ़ी मतलब बहुत, कहते हैं ना, खिलाड़ी तो पॉजिटिव होता है हर चीज़ में। पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो हम लोग इंजर्ड भी होते हैं। कभी लगता है बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, सबको मैनेज करना है और आपको 6 घंटे ट्रैक पे देना ही देना है। वो बड़ी तपस्या तपस्या है। है, बहुत बड़ी जी, तपस्या है। बहुत तो बड़ी आपको तपस्या। और मुझे फ़ील होता है, जैसे लोग कहते हैं ना तपस्या करते हैं, जो वर्कआउट करके साँस फूल रही है, थके हुए हैं और काम का भी प्रेशर है, सब कुछ करना है, तो उसमें अगर हम मेडिटेट होते हैं, मेडिटेशन ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। नीलू मिश्रा जी, आपको एक पहचान तो मिल गई दुनिया में। जी, ब्रह्मा कुमारीज़ में आके आपको आपकी कौन-सी पहचान मिली? मुझे अपने आत्मा को मैंने पहचाना, जो कि सिर्फ़ मेरी है, बाकी चीज़ें तो मतलब अपने सत्य स्वरूप की बाकी चीज़ पहचान भी मिली, तो जी, पहचान पूरी हो गई यहाँ आके। सत्य। मैं ऊपरी, जैसे कहते हैं ना, दिखावा सब कुछ था। नीलू के पास ग्लैमर है, नीलू के पास लाइक्स हैं, पब्लिक स्कूल के बच्चे फ़ैन हैं, पब्लिक बनारस से लेके जहाँ भी जाते तो एवरीबॉडी इज़ फ़ैन। बट हम किसके फ़ैन हैं? हमें भी तो किसी के लिए जीना है, किसी के लिए करना है। जी। ठीक है, बच्चे के लिए कर रहे हैं, हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। हम अपनी आत्मा को कहीं न कहीं अपने आप को मिस कर रहे हैं, अपने मिस सत्य करते हैं। स्वरूप को, अपने सत्य पहचान को, जी, खुद से जुड़कर उससे जीना। तो यहाँ पे आके ये चीज़ मुझे सीखी। मि नीलू को मैंने जाना, नीलू क्या है? सत्य में नीलू क्या है? जी, उसका सबसे सुंदर रूप कौन-सा है? बिल्कुल। और वैसे कहते हैं कि जिससे दौड़कर नहीं जीत सकते ना, लोग उससे तोड़कर जीतना चाहते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। जीवन में आपके ऐसे बहुत आए होंगे कई बातें अरे! सही बात है। कि जो दौड़कर नहीं जीत सकते, वो तोड़कर जीतना चाहते होंगे। तो ऐसा जब मुकाम आया होगा, समय आया होगा, उस समय किस मनोस्थिति में रही आप, जो जीवन में आगे बढ़ती रहीं? बिल्कुल, जब मैंने शुरुआत की ना तो वज़न तो बहुत था। उस चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए था कि तुम इतनी मोटी हो, इधर से चर्बी जा रही हो और लोअर टी-शर्ट में ऐसे ही, मतलब स्पोर्ट्स किट में आ गई हो। कहीं न कहीं भद्दा तो लगता ही होगा लोगों को। लोगों ने कमेंट भी किए, "अरे! मोटी सी मेहरारू दौड़ रही है, क्या है?" लोगों को ये नहीं पता था कि इस लेडी के मन में जो विज़न है वो क्या है। मतलब पंख भी समझा हैं, पंख उनको नज़र नहीं आ समय रहे थे। टारगेट था, मैंने एशियाड के टाइम में बाकी सब सब लेके मैं चली। जी, मेरा जो कहते हैं ना कि लक्ष्य बना लो, लक्ष्य पे ही चलो। मैं शुरू से चल रही थी, तो मैं उसमें थोड़ा-सा टूटते थे और घर आके चिल्ला-चिल्ला के रोते थे। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें होती थी। स्पोर्ट्स में पूर्वांचल में आपको पता ही होगा कि बहुत ऐसा माहौल नहीं था। आज से 20 साल, 25 साल पहले की शादी होने के बाद कोई महिला ट्रैक पे आए, या जब 2007-8 जी, की बात करें तो स्टेडियम में 2-4 लड़कियाँ ही थीं। अदर डिस्ट्रिक्ट से आके रहती थी, रूम रेंट लेके, उनका हिम्मत था। मुझे लगा ये चीज़ जो है बदलना होगा, और उस बदलने के लिए लोगों के ऑफिस में भी काफ़ी कुछ सुना। मतलब पब्लिक को ये लगा एक नीलू मिश्रा सेलिब्रिटी कहाँ से आ गई? लेकिन कोई ये नहीं देखा कि 8 घंटे, 6 घंटे अंधेरे में 11-11 बजे रात तक ट्रैक पे दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। अंधेरे में चले जाते थे, सुबह-सुबह गंगा उस पार बालू पे दौड़े जा रहे हैं जी। कि मुझे कुछ अच्छा करना है। कहते हैं ना, जब टॉर्च जलता है तो एक लाइट नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव। शायद वो नेगेटिव लोग नहीं होते, मैं उनको बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। अगर वो नेगेटिव लोग नहीं होते, तो शायद नीलू आज पॉजिटिव रूप में आपके सामने नहीं होती। ये बहुत गहरी बात कही, लोग इसको समझ नहीं पाते। वो सोचते कि सफलता के लिए शायद जो ग्राफ है वो सीधा ही जाता होगा, एप्रिसिएशन लेकिन ही ज़रूरत है, नहीं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आपको रोशन करते हैं। ये जिस दिन समझ आ जाए
फिर तो ज़िंदगी में कोई रोक ही नहीं सकता। जी, तो मैं वो समझ गई थी और मेरा बेटा जब हम आते थे घर में रोते तो सीने से लगा के मम्मी हाथी चलता है, उसके बाद जो बोलता है जो तुम अपनी चाल में चलो, तुम अपने लक्ष्य को देखो। तुम यहाँ पे इन लोगों की सोच यहीं तक है। तुम इंटरनेशनल लेवल पे अपने इंडिया के फ्लैग को लेकर के विनर होने का सपना देख रही हो। हुँ, तुम उस सोचो कि जब देश का झंडा लेकर के चलोगी तो लोग तब क्या कैसा फ़ील होगा। और जब पहली बार इंडिया का झंडा मेरे हाथ में था फ़िनलैंड में, ऐसा लग रहा था पूरा भारत मेरे अंदर ही समा गया है। तो जितने नेगेटिव लोग थे मेरे आस-पास, कुछ फैमिली के लोग भी तरह-तरह की बातें करते थे कि खेलना मतलब एक लेडी का कि वो अच्छी महिला नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी ऐसा मुझे हर्ट किया, ऐसी-ऐसी चीज़ें बात बोल के। पर वो नेगेटिव था आपको रोशन करने के लिए, पॉज़िटिव आपके दुखी पास था, हुई, उनके मैं पास बहुत रोई लेकिन आँख में आँसू थे। ट्रैक पे मेरे पैर चलते थे, दौड़ते थे कि नहीं, ये करके दिखाना है कि कुछ अच्छा काम करना चाहो, कि अगर मैं अच्छा काम कर गई है, लोगों को प्रूव करना था, साथ-साथ में उन महिलाओं के पैरों के बंधन भी खोलने तो थे, उनके लिए रास्ता जो खुल मैं गया। रोती थी कि मुझे मौका नहीं मिला। जी, तो ऐसा हुआ और वो जो नेगेटिव थे वो मुझे बुके ला कर के दिए, तो आज नीलू बहुत एप्रिशिएट किए, तो मेरे लिए बहुत था। तो आज नीलू बहुतों के लिए प्रेरणा बन गई है और बिल्कुल और कइयों के लिए पंख देने के निमित्त बन गई है। हाँ, मास्टर्स में ही नहीं मैं बात यूथ की भी करूँगी, यूथ में मैंने एक क्लब बनाया है। जब देखा कि नहीं बच्चे ट्रैक पे नहीं हैं स्पेशली एथलेटिक्स में, क्लब के थ्रू अपने सैलरी से बच्चों को ट्रैक सूट देना शुरू किए। बहुत अच्छा। हर साल स्पेशली गर्ल्स को तो आज हम लोग के क्लब की एक अंकिता जो राफेल चलाती है, वो अब फर्स्ट फाइटर बनी राफेल की। चाहे लड़के हों लड़कियाँ मैंने सबको मोटिवेट किया। कहते हैं ना, एक को एम्पावर नहीं करना है, दोनों को एम्पावर करना है। जी, तो जब उनको जोड़ना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे बच्चे पहने उनको जाने ट्रैक सूट अच्छा ब्रांडेड ट्रैक सूट मिलता है। तो उसी बहाने भीड़ बढ़ी और उस भीड़ से ये बच्चे निकले और आज जब आते हैं यूनिफ़ॉर्म में वर्दी के साथ मेरे सामने, कुछ एक लड़की तो है वो जम्मू में पोस्टिंग है, वो बर्फ से ऐसे से वीडियो कॉल करके बोलती है नीलू मैम जय हिंद। तो लगता है कि नीलू ने जितना सुना है, जितना सहा है, जितना कष्ट झेला है, वो मेरा जीवन सार्थक हो गया। और ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंपस में आके आपने और इतनी सारी प्रेरणाएँ पाई हैं बिल्कुल। और हमारी बहुत सारी गुड विशेज़ है कि अध्यात्म को, योग को और गहराई से आप जानकर, समझकर अब बाहर की दौड़ तो आपने बहुत जीत ली। भारत का झंडा लहरा दिया, तो अंतर में मन जीते जगत जीत होकर बिल्कुल, अ, अंदर की दौड़ जो है खुद के सत्य स्वरूप को समझने की, ईश्वर के सानिध्य की, अपने ही नैतिक मूल्यों को और उठाने की, उस दौड़ में भी आप गोल्ड मेडल विजेता रहेंगी ऐसी हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। बिल्कुल। इन सब चीज़ों के साथ मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत काम किया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर में, बेटी बचाओ के जी, ब्रांड जी। एम्बेसडर में, स्वच्छता को लेकर के, कुपोषण को लेकर के और ऐसे सुपर मॉम्स करके एक कॉम्पिटिशन मैंने कराया। ऐसी-ऐसी महिलाओं को मैंने प्लेटफ़ॉर्म दिया, जिनके अंदर कैपेबिलिटी थी लेकिन वो पर्दे में थी, घूंघट में थी। आज जी, वो स्टैंड कर चुकी हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट हो गया है, कोई फ़िल्म में काम कर रहा है, कोई सिंगर कर रहा है। तो मेरा संदेश इस मंच के माध्यम से यही है जी, कि महिलाओं को मौका मिलना चाहिए और बिल्कुल। महिलाओं के लिए भी यही संदेश है, अगर आपको मौका मिला है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ आई कैन डू। जब कहते हैं ना पेरेंट्स अच्छा काम करते हैं तो बच्चे भी काम करते हैं, तो हमको देख के बच्चों को सीखना चाहिए। फॉरेन में मैंने देखा कि पेरेंट्स बच्चों को लेके ग्राउंड में चले जा रहे हैं, तो वो उनके बच्चे जब पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो वो खेलते हैं, वो खिलाड़ी भी बनते हैं और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनते हैं। यहाँ शाम के 5 बजे महिलाओं को किटी के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक लाइन है ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल जी, तो पूरे ये हमें सपने करना है और समाज के लिए, क्योंकि ये वक़्त आ गया है बदलने का। हम भौतिकता में बहुत जी लिए, हमको अध्यात्म में जाना है, अपने कर्म को अच्छा करना है। बेहतर से बेहतर हम कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया भारत थी और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। तो विश्व गुरु तभी बनेंगे जब मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों हम खुद से कनेक्ट होंगे। स्पोर्ट्स बहुत अच्छी एक विधि है। जी, और हमें बहुत अच्छा लगा आप
स्टूडियो में आई, आपने हमसे बातचीत की और आपकी बातचीत से, आपके अनुभवों से सारी दुनिया को लाभ मिलेगा और वो लड़की हो या लड़का हो, सबको मनोबल मिलेगा और पेरेंट्स ज़रूर ये समझेंगे कि एक जो लड़की है वो भी बहुत कुछ कर सकती है, सिर्फ उसे मौका तो दीजिए। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जय हिंद। प्रणाम। तो भाई और बहनों, सुना आपने नीलू मिश्रा जी को। ब्रह्मा कुमारीज़ के मुख्यालय में आकर उन्होंने अपनी एक और नई पहचान को जाना। यहाँ से बहुत उमंगों से भरकर जा रही हैं। 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने मेडल पहले ही पा लिए हैं। देखते हैं आगे और क्या जादू होता है और हमारी उनके लिए बहुत शुभकामनाएँ हैं कि जीवन में और नई ऊँचाइयाँ छुएँ जीवन की दौड़ में, चाहे वो अंतर की दौड़ हो या बाहर की दौड़ हो, सदा आप विजेता रहें। और दोस्तों, ये याद रखना है, तुम चलो तो सही, ये ज़िंदगी तुमको भाने लगेगी। तुम चलो तो सही, ये ज़िंदगी तुमको भाने लगेगी। बंद खिड़कियाँ खोलकर देखो तो सही, ज़िंदगी नया आसमां पाने लगेगी। और यदि आपको भी लगता है कि जीवन के कुछ अच्छे सपने पूरे करने के लिए आप कहीं रुक गए हैं, तो आज नीलू जी से प्रेरणा लेकर कदम आगे बढ़ाइए, फिर जो बात होगी वो बात होगी। तो फिर आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। ओम शांति, नमस्कार।